हेलो एवरीवन, वेलकम टू री अकेडमी। सो जीएस पेपर 2 का आज एग्ज़ाम था। 30 जुलाई को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया बीपीएससी ने अपना जीएस पेपर 2 का। और ये जो एग्ज़ाम है आप देख सकते हो, क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। 300 मार्क्स का एग्ज़ाम था। 3 घंटे का टाइम मिलता है आपको करने के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखते हैं किस लेवल के क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। काफ़ी यूनिक क्वेश्चन पूछा गया इस बार, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। समझने वाली बात है इस क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक एन ओल्ड मैन इन अ फैमिली हु हैज़ ऑल द अथॉरिटीज, हाउएवर ही कैन नॉट डू एनीथिंग इफेक्टिव इफ द नॉटी यंग मेंबर ऑफ द फैमिली डू नॉट लिसन हिम। इवेल्युएट करना है। भारत के राष्ट्रपति की जो भूमिका है परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी अधिकार रखता है, किंतु यदि घर का शैतान युवा सदस्य उसकी न सुने तो वह कुछ प्रभावी नहीं कर सकता है। यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट के पावर्स लिखने हैं और लिमिटेशन लिखनी है कि वो कहाँ लिमिट हो जाती है उनकी पावर, कहाँ वो प्राइम मिनिस्टर के सामने या कहाँ वो पार्लियामेंट के सामने इन्फीरियर हो जाते हैं पावर के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल अगर मैं दूँ, जैसे कि आपको पता है कि प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है। कोई भी बिल जो होता है प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ही वो एक्ट बनता है। लेकिन हमें ये पता है कैसा होता है, लेकिन आपको ये भी पता है कि जब सेकेंड टाइम वो बिल दोबारा राष्ट्रपति के पास जाता है तो उनके पास पावर लिमिट हो जाती है, तब उनको असेंट देना ही पड़ता है। तो ये एक लिमिटेशन हो गई। अब उनको अगर चाहे बिल में कुछ कमी दिखे या ना दिखे, क्योंकि वो बिल दोबारा पास हो गया है तो उन्हें उस टाइम साइन करने पड़ते हैं। इसी तरीके से और भी आप लिमिटेशन लिख सकते हो इस क्वेश्चन में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज कंटिन्यूसली ओरिएंटेड टुवार्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट। कह रहा है भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है। इसका व्याख्या करना है आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहना ये चाह रहा है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का, यूनियन है, स्टेट है, फिर लोकल बॉडीज़ भी है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर में सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल नज़र आती है। अगर आप संविधान के हिसाब से देखो तो संविधान के हिसाब से भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दिए गए हैं और ये पावर जो है वो बढ़ती जा रही है कंटिन्यूसली। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको लिखनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, जो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, तो हमें पता है कि कंकरेंट लिस्ट में दोनों सरकार मिलकर बनाती है कानून वगैरह, लेकिन फिर भी प्रिवेल कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेल करता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस आंसर को अच्छे से लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, द अनइवन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्टेट हैज़ क्रिएटेड मैनी सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू बिहार। जो अनइवन डेवलपमेंट हो रहा है स्टेट का, हिंदी में पढ़ते हैं, भारतीय राज्यों के असमान विकास में कई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है। बिहार के विशेष संदर्भ में कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो सामाजिक डिस्पैरिटी है, सोशल डिस्पैरिटी है जो है, आर्थिक जो है और राजनीतिक समस्याएं जो है राज्य के अंदर, उनकी वजह से भारतीय राज्यों में कोई राज्य क्या है, काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, जैसे दिल्ली, मुंबई, और कोई राज्य काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल बिहार, झारखंड, ये उड़ीसा के रीजन, नॉर्थ ईस्ट स्टेट। तो आपको यहाँ पे इवेल्युएट करना, आलोचना करनी है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं पर कि ये कैसे और क्यों हो रहा है, कि क्यों इन कारणों की वजह से एक राज्य काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है और एक राज्य, बिहार जैसे राज्यों के हिसाब से आपको बिहार के संदर्भ में बताना है। फॉर एग्जांपल बिहार के संबंध में आप ले सकते हो कि पॉलिटिकल, देखो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। किसी खास गवर्नमेंट को आपको टारगेट यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, पार्टी को टारगेट नहीं करना है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली एग्ज़ाम क्लियर करके गवर्नमेंट का हिस्सा बनना है, जो ब्यूरोक्रेसी है उसका हिस्सा बनना है। आपको गवर्नमेंट को टारगेट नहीं करना है, स्ट्रक्चर को टारगेट करना है। फॉर एग्जांपल आप ये लिख सकते हो कि जो रिसेंट सालों में बिहार में पॉलिटिकली काफ़ी अनस्टेबिलिटी रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, काम में समस्या आती है, डेवलपमेंट इश्यूज़ में समस्या आती है, सामाजिक रीज़न और आर्थिक रीज़न की वजह से लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल जो नीतीश कुमार जी का कहना होता है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस देना चाहिए ताकि उसकी वजह से जो और फंड है वो सब आए, तो यहाँ पे आप ले सकते हो आर्थिक कारण भी हैं। माइग्रेशन एक इशू हो गया आर्थिक कारणों में, कि जो माइग्रेशन होता है, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, इन चीज़ों को आप ले सकते हो सामाजिक कारणों में। ठीक है, कास्ट डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है बिहार के रीजन में, तो ये सब आपको लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज एन इफेक्टिव फॉर्म ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन डिस्कस।
बहुत ही ज़्यादा सुंदर क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है, विवेचना करें। भारत का जो पार्लियामेंट है वो किस तरीके से कंट्री को यूनाइट करता है, कंट्री को इंटीग्रेट करता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे डिस्कस करनी है, वो चीज़ें बतानी है कि कैसे पार्लियामेंट कंट्री की यूनिटी में काम आता है। पार्लियामेंट में देखो होता क्या है, आपको लिखना भी है कि जो लोकसभा है, राज्यसभा है। लोकसभा में क्या होता है, पूरे देश से चुन के जाते हैं, लेकिन राज्यसभा के बारे में यहाँ पे आपको खास बात तौर पे लिखना है कि राज्यसभा क्या करता है। राज्यसभा से ही क्या होते हैं, पूरे राज्यसभा क्या करता है, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे देखो लोकसभा कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन राज्यसभा क्या करता है, एक तरीके से राज्यसभा स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ के जो MP होते हैं। और इस तरीके से आपको इसका आंसर फॉर्म करना है। खंड 2 में देखते हैं। खंड 2 में है इकोनॉमिक का पोर्शन है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार गवर्नमेंट ऑफ 2019-20 इट हैज़ बीन मेंशन्ड दैट बिहार हैज़ रजिस्टर्ड हायर ग्रोथ रेट देन द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन लास्ट 3 ईयर। ये इसी साल की एक रिपोर्ट भी आई थी, उसमें भी बताया गया था कि बिहार सबसे ज़्यादा अभी तरक्की करने वाला, डेवलपमेंट करने वाला है। तो उस हिसाब से आपको, और इकोनॉमिक सर्वे में भी दिया गया था ये। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, डिस्कस करना है कि ये कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी हैव कंट्रीब्यूटेड टू द प्रोग्रेस। कौन सा सेक्टर बिहार में और कंट्री में कंट्रीब्यूट सबसे ज़्यादा कर रहा है, जिस वजह से लोग कह रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है, रिपोर्ट्स कह रही हैं कि बिहार की हाई ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है। इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। 6th क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ डिस्पैरिटी इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट प्रिवलेंट इन बिहार, क्रिटिकली इवेलुएट द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस दिस इनइक्वालिटी। बिहार में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक विषमताओं के मुख्य कारण क्या है। जो सोशल डिस्पैरिटी है, जो सामाजिक कमियां हैं बिहार में, जो आर्थिक कमियां हैं बिहार में, सरकार द्वारा इन असमानताओं को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। बिहार को देखिए, बिहार में क्या आर्थिक कमी है, क्या सामाजिक कमी है। आर्थिक कमी क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हो, इंडस्ट्री की कमी है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका पर कैपिटा इनकम है वो कम है, यहाँ पे माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो इस चीज़ों को आप ले सकते हो। सामाजिक विषमताओं में भी आपको लिखना है कि कैसे कास्टिज़म भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। इसके अलावा और लिखना है कि आपको जो सोशल इवल्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा अभी तक प्रिवेल करते हैं सोसाइटी में। तो इन चीज़ों को भी आपको लिखना है, और लिखने के बाद सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, सरकार की कौन कौन सी स्कीम्स हैं इनको एलिमिनेट करने के लिए, इन चीज़ों को लिखते हुए आपको एक आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, ठीक है। आलोचनात्मक करना, यहाँ पे ये जो कीवर्ड्स है इसके हिसाब से आपको आंसर लिखने होते हैं। जहाँ डिस्कस करने को कह रहा है वहाँ पे सिर्फ आपको डिस्कस करना होता है, जहाँ आलोचनात्मक वहाँ पे आपको टिप्पणी करनी होती है, वहाँ पे आपको क्रिटिसाइज भी करना होता है, ठीक है। 7th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोग्राफिक डिविडेंड अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड report, up to what time India, especially Bihar, will be the opportunity to reap its benefit through light on the step taken by Bihar in this respect। तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि जो यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है ये किस बारे में आती है और डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है। तब आप इसको फॉर्म कर सकते हो आंसर को कि यहाँ पे बिहार के कंटेक्स्ट में आपसे क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड को देखो, उसके हिसाब से बताओ कि जो बिहार है इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा कब तक उठा सकता है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या, देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है। ये इकोनॉमी की ग्रोथ मेज़र करने का एक पैरामीटर होता है, ये भी, जो कि किस तरह से हमें पता चलता है। ये पता चलता है कि शिफ्ट इन पॉपुलेशन एज, शिफ्ट इन पॉपुलेशन एज, पॉपुलेशन जो है कंट्री की, स्टेट की, उसकी एज में क्या शिफ्ट आ रहा है। यहाँ पे शिफ्ट की बात हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे आपको करना क्या है, वर्किंग एज और नॉन वर्किंग एज में डिफरेंस बताना होता है। वर्किंग एज मतलब जो हमारे पास 15, क्योंकि हमें पता है ना, हमने अगर आपने इस चैनल पे अगर आप पहले से जुड़े हुए तो आपने लेबर लॉस पढ़े होंगे, जहाँ पे 14 ईयर से ऊपर के बच्चे क्या होते हैं, काम कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड में करना क्या होता है, 15 एज से लेके
64 एज तक, क्योंकि 65 में आप रिटायर हो जाते हो, तो 64 एज तक के जो लोग होते हैं वो वर्किंग क्लास में आते हैं, वो वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं। तो यहाँ पे अगर क्या होगा, जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होगा नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से। अब नॉन वर्किंग पॉपुलेशन कौन हो गया, 15 से कम और 65 से ऊपर। अगर वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब राज्य में, एरिया में, स्टेट में, कंट्री में काम करने वाले लोग ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, इनकम ज़्यादा होगा, ऐसे आप कह सकते हो। और इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है, जो यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट आई थी, पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट जो आई थी, उसके हिसाब से बताओ कि बिहार कब तक इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठा लेगा। बिहार विल हैव अपॉर्चुनिटी टू रीप इट्स बेनिफिट थ्रू लाइट ऑन द स्टेप्स टेकन बाय द बिहार इन रिस्पेक्ट। आपको बिहार के टेक्स्ट में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर, कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर किया जाता है। What are 7 commitments of Bihar government for achieving human development agenda? Explain the schemes for the Bihar government for achieving these goal. तो ये जो क्वेश्चन है उम्मीदन सबने लिखा होगा, क्योंकि जनरली जो 7 निश्चय हैं बिहार सरकार की, 7 कमिटमेंट्स जो हैं वो सबने रट के रखे हुए हैं, सबने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आप इसका आंसर कर सकते हो। ये आसान क्वेश्चन में हुआ। खंड 3 में देखते हैं। खंड 3 में आपका आता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें। 9th क्वेश्चन है आपके सामने, इंडिया इज़ द सेकंड मोस्ट अफेक्टेड नेशन इन द वर्ल्ड। अ फास्ट वैक्सीनेशन प्रोसेस अलॉन्ग विथ सोशल डिस्टेंसिंग एंड मेक यूज इज़ द ओनली solution to overcome deadly virus. Describe the role played by our nation in countering COVID-19 situation, keeping in a view in the Make in India concept produced by Prime Minister. आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, अभी भी क्या है, इंडिया क्या है, सेकंड लार्जेस्ट केस है इंडिया में वर्ल्ड के हिसाब से देखो तो, दूसरा सबसे प्रभाव वाला देश बन चुका है कोविड के केसेस में, इससे पहले यूएसए है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक तो चलो वैक्सीनेशन हो गया और एक सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, इसके हिसाब से बताओ कि हम कैसे इसको वायरस को कवर कर सकते हैं। और रूल बताना है आपको इंडिया का कोविड-19 की सिचुएशन में कि कैसे हम टैकल कर रहे हैं कोविड-19 को, ध्यान में रखते हुए किसको, मेक इन इंडिया कंसेप्ट को। ठीक है, मेक इन इंडिया कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए आपको करना है। तो मेक इन इंडिया कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन बन जाता है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपने बहुत सारे स्कीम, DRDO ने काफ़ी कुछ क्रिएट किया था इन दिनों कोविड-19 को लेकर, चाहे वो वैक्सीनेशन मशीन हो या बहुत सारी चीज़ें हैं, सैनिटाइज़ करने के लिए मशीनें भी बनाई, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने बनाई, IITs ने बनाई, तो उन चीज़ों का आप यहाँ पर ले सकते हो। इसके अलावा वैक्सीन, मेड इन इंडिया वैक्सीन भी चल रही है। ठीक है, तो ये भी, इन चीज़ों को भी आप यहाँ पर ले सकते हो। भारत बायोटेक की वैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन, ये सारी मेड इन इंडिया वैक्सीन है और हम इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया का तो काफ़ी बड़ा रोल है। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी लिखना है कि फास्ट वैक्सीनेशन, फास्ट कितना फास्ट, देखो इंडिया की पॉपुलेशन है वो फास्ट वैक्सीनेशन के जो डोमेन है उससे काफ़ी बड़ा पड़ जाता है। हम अब इतनी फास्ट वैक्सीनेशन के बावजूद भी अभी भी लगभग 3 to 4% पॉपुलेशन ही हमारी कंट्री की वैक्सीनेट हो चुकी है। अभी भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं और रिपोर्ट की मानो तो जब तक 34 या 5% पॉपुलेशन आपकी वैक्सीनेट नहीं हो जाएगी तब तक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग आप ख़त्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको लिखना है, इंडिया के कंटेक्स्ट में बताना है, मेक इन इंडिया के कंटेक्स्ट में बताना है कि कैसे इंडिया कोविड-19 पे इफ़ेक्टिव है। ठीक है, 10th क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने, एट प्रेजेंट सर्च ऑफ लाइफ ऑन अनदर प्लेनेट हैज़ बीन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिस्ट ऑफ द सेवरल नेशंस अराउंड द वर्ल्ड। डिस्कस द डेवलपमेंट्स इन इंडिया इन स्पेस रिसर्च टुवर्ड द ऑब्जेक्टिव पर्टिकुलरली इन द 21st सेंचुरी। तो वर्तमान में विश्व के अनेकों राष्ट्र जो है वैज्ञानिकों का एक प्रमुख ध्येय दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज है। तो जैसा कि हमें पता है बहुत सारी मिशन चल रही है, नासा की है, इंडिया की है, एलोन मस्क की भी चल रही है अलग से। तो बहुत सारे साइंटिस्ट है, इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लगे हुए हैं कि हम किस तरीके से पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज करें, रहने योग्य स्थान की खोज करें। इसमें एक मार्स मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे लिखना है। वीनस मिशन की भी यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं आप लोग। तो किस तरीके से पृथ्वी के बाहर
जीवन की खोज की जा रही है, रहने योग्य स्थान की खोज की जा रही है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे आंसर को स्ट्रक्चर करना है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को गैस कर सकते हो। एक गैस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि इंडिया अभी भी इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की भी बात चल रही है यहाँ पे, अब तो काम शुरू हो चुका है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको इसका आंसर फॉर्म करना था। 11th नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। इंडिया हैज़ आर्ग्यूड इट्स डिफेंस सिस्टम थ्रू इंक्लूजन ऑफ variety of arsenal under Make in India program for its safety and security. Justify this statement on the basis of scientific development in defense technology. तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, गेस क्वेश्चन है ये। अब इंडिया जो है, देखो पहले इंडिया क्या करता था, आप यहाँ पे रिपोर्ट मेंशन कर सकते हो। इंडिया पहले क्या करता था, इंडिया पहले हथियार वगैरह, आर्सेनल वगैरह इंपोर्ट करता था। इजराइल से, रशिया से, यूएसए से हम लोग इंपोर्ट करते थे। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। लास्ट ईयर का जो बजट, जो डाटा आया था, उस डाटा में मेंशन था, डाटा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन हमारा जो एक्सपोर्ट था, डिफेंस एक्सपोर्ट, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ इस साल। हमने जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है हमारी, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनको हमने बहुत सारे आर्सेनल प्रोवाइड किए हैं, शिप वगैरह गिफ्ट किए हैं, मेड इन इंडिया चीज़ें हमने डेवलप की, और डेवलप करने के बाद हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ें बतानी है कि जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत भारत ने क्या किया, अपनी सुरक्षा निकाय को सुरक्षा आयुधों और उपकरणों को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए समाहित कर उसमें वृद्धि की है। ठीक है, हम अब डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर बन रहे हैं। तो इस कथन की पुष्टि के हिसाब से आपको वैज्ञानिक आधार देते हुए इसका आंसर आपको लिखना है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, और ये क्वेश्चन तो ये तो यूनिवर्सल गेस क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि जो फ्लड और ड्रॉट है इन बिहार हैज़ बीन द मेजर हर्डल्स ओवर द ईयर विच हैव constantly affected its growth and prosperity. Discuss the role of science and technology in the kind of disaster management with a typical example. इनमें से अगर ये 12 क्वेश्चन की बात करो तो मैंने 7 से 8 क्वेश्चन अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके साथ मैंने डिस्कस किया हुआ है सारे क्वेश्चन। तो ये सारे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, गेस्ट क्वेश्चन थे ये सारे, और ये क्वेश्चन तो बहुत बार मैंने किया हुआ डिस्कशन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो बिहार में फ्लड आता है, सूखा आता है, वो बिहार के ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा हर्डल है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे इस चीज़ को हम मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे इसको दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है, बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पेपर था आज का। क्वेश्चन की बात करें तो ओवरऑल सारे क्वेश्चन जो थे वो एवरेज थे, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ हो। इस क्वेश्चन की बात करें तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन थोड़ा आप कह सकते हो टफ है, जिसने ये रिपोर्ट पढ़ी होगी वो, क्योंकि इसका आंसर आपको इस रिपोर्ट की बेसिस पे देना था। तो अगर जिसने ये रिपोर्ट पढ़ी होगी, जिसने ये रिपोर्ट अच्छे से किया होगा, वही इसका आंसर आप लिख सकता है, वरना इसमें अगर आप कहानियाँ बनाओगे तो आप मार्क्स कट जाएंगे। अदरवाइज़ सारे क्वेश्चन बाकी के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। तो ये थे आज के जो जीएस पेपर 2 हुआ था, उसका एक छोटा सा एनालिसिस है ये। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पे अब बीपीएससी से रिलेटेड, यूपीएससी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा रिच कंटेंट आपको मिलने वाला है। काफ़ी टॉपर से भी मैं आपको मिलवाऊंगा, जिनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है 59th वाले में, 64th वाले में, तो उनसे भी बातचीत करवाऊँगा मैं आपकी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी कंटेंट देखने के लिए, और ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।